हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैथ वाला में। जैसे कि आप सबके लिए हम फिर एक बार हाजिर हो गए हैं और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई करते रहे होंगे और आगे भी करिएगा, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम अब बहुत निकट आ चुका है। मात्र 2 महीना बचा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 2 महीना में आपके लिए हम जितना मदद करें उतना कर सकें। बस आप लोग को मन लगाकर पढ़ाई करना है और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। बस आप लोग अब प्रेशर नहीं लीजिएगा। हमको पता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं वैसे वैसे बच्चे प्रेशर लेने लगते हैं। बाबू, आप प्रेशर लीजिएगा तो कैसे चलेगा? आप अगर अभी से प्रेशर लेने लगेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको टेंशन हो जाएगा और आप टेंशन लीजिएगा तो आप अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंशन का ख़त्म कैसे होगा? तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको टेंशन होबे नहीं करेगा। इस समय में टेंशन किसको होता है? उस बच्चे को टेंशन होता है जो पढ़ा ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है, वो पढ़ा ही नहीं है तो उसको तो टेंशन होबे करेगा। फिर भी कोई बात नहीं, आपके पास अभी 2 महीना समय है और हमसे जितना भी बनेगा ऑल सब्जेक्ट को मैं आपको कमांड करा दूंगा। मुझ पर आप विश्वास रखिए। आप एग्ज़ाम के दिन हमको याद करिएगा कि नहीं भाई, एक फरिश्ता आया था जिसने पूरा सिलेबस ख़त्म किया और हम लोग को एक नया इतिहास रचवा दिया। टेंशन मत लीजिए। आपका हिंदी का फिर एक और बार लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। अगली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने हिंदी में पढ़ा था बातचीत, और बातचीत को काफ़ी डिटेल से हम लोग ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया था, पूरा बातचीत को हम लोग ने माइंड में सेट कर लिया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपसे बातचीत से सवाल पूछता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, किसी भी प्रकार का सवाल पूछता है तो आपसे 100% बन जाएगा। ये मेरी क्वालिटी के अनुसार कहता है और मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है और आपने सच्चे ईमानदार से वो पढ़ाई की होगी तो बिल्कुल सत्य है कि आपने वो पूरा PYQ लगा के देखा होगा और आपसे पूरा बना भी होगा। उसी को लेकर आज हम फिर एक बार आ चुके हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पुत्र वियोग है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके 5 नंबर के सवाल कर दिए जाते हैं, 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं, 3 4 5 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो इसको भी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है ताकि इसको भी हम सीधे क्या कर लें, दिमाग में एडजस्ट कर लें। और आपको एग्ज़ाम हिंदी के साथ 7 या 8 फरवरी को होता है, तो 8 फरवरी के लिए तहलका मचाने के लिए रेडी हो जाइए। ये 8 से 10 नंबर का क्लास है, इसलिए आप इसको सीरियस लें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको रिवीजन करना है, ना ही कम ना ज़्यादा। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको पुत्र वियोग की गारंटी करता हूँ, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आप ये वीडियो खाली ध्यान से देख लीजिए। यदि आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए, नहीं तो एक शांत वाला रूम में जाकर आप स्टडी कीजिए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके और आपका 8 नंबर पूरा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पढ़ना है वो है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग आपको पता है कि सेकंड वॉल्यूम से लिया गया है, यानी कि काव्य कृति से लिया गया है। और इसका जो है पुत्र वियोग, इसके राइटर की अगर हम बात करें तो इनके राइटर का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका, आपसे तो पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बन गया कि पुत्र वियोग के राइटर भाई सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि पुत्र वियोग रियल में है क्या, तो यह एक कविता है। जिस तरह से हमने बातचीत पढ़ा था तो बातचीत क्या था, एक ललित निबंध था, उसी प्रकार से पुत्र वियोग क्या है, तो पुत्र वियोग एक कविता है। आपसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछा। हाँ भाई, पुत्र वियोग के जो राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904। और इनका निधन की अगर मैं बात करूं तो इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हो गया था। और यहाँ से देखिए कब हुआ था भाई, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन। और कब हुआ था, 15 फरवरी। हमको पता है कि फरवरी के महीने में ही हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, जिसे हम लोग सरस्वती पूजा कहते हैं। और सरस्वती पूजा के दिन इनका निधन हो गया था 15 फरवरी 1948 में। कब आए, तो नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान, किसमें, कार दुर्घटना में। यानी इनका एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट। कहाँ से आ रहे थे भाई, तो ये नागपुर से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, जबलपुर। नागपुर से जबलपुर जब आ रहे थे तो बीच में इनका रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिनके कारण इनका निधन हो गया था। आप समझ सकते हैं इतने सारे से कितना ऑब्जेक्टिव बन गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे क्या करेगा कि पुत्र वियोग के राइटर कौन है, तो आपने बताया सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑब्जेक्टिव, पुत्र वियोग क्या है, तो यह कविता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव,
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904। चौथा ऑब्जेक्टिव, सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु कब हुआ? तो 15 फरवरी 1948। पांचवा ऑब्जेक्टिव, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस दिन हुई थी? तो बसंत पंचमी के दिन हुई थी। छठा ऑब्जेक्टिव, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई? कार दुर्घटना से हुई। ऑप्शन दे देगा, बाइक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, कार दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? कार दुर्घटना। और आगे देखिए, इनका जन्म स्थान देखिए बाबू, बहुत सारे आपके जो लेखक हैं वो कहीं उनका निवास स्थान दे रहता है, कहीं उनका जन्म स्थान दे रहता है। तो देखिए, जन्म स्थान उसे कहते हैं जहाँ पर वो जन्म लिए हैं। जहाँ पर जैसे कि आप जहाँ पर जन्म लेंगे वो आपका जन्म स्थान होगा, और जो आप वहाँ जहाँ से अगर दूर हट के आप रहते हैं तो वो आपका निवास स्थान होगा। सपोर्ट डेट मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, वह जन्म लेता है आपके जहानाबाद जिला में, तो उसका वह जन्म स्थान हो गया, लेकिन वह रह रहा है पटना में, तो निवास स्थान उसका क्या हो गया? पटना हो गया। उसी प्रकार से इनका जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर। निहालपुर कहाँ है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी कि आपसे पूछेगा कि जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान है निहालपुर, आपको याद रखना है। और निहालपुर कहाँ? तो इलाहाबाद में पड़ता है, और आपको पता है कि इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता जी का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर, नो डाउट ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इनकी माता जी का क्या नाम था, तो श्रीमती धीराज कुंवर। और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, नो डाउट। इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। हाँ हाँ, इनकी माता जी का नाम था श्रीमती धीराज कुमार, इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह चौहान। और इनको पुरस्कार भी मिला था, किस लिए भाई? तो मुकुल के लिए। देखिए, मुकुल जो है एक कविता संग्रह है, यानी कि कुछ कविताओं का संग्रह है, और जिसका नाम था क्या? मुकुल। इनको 1930 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था मुकुल के लिए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि शेक्सपियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को। किसके लिए किया गया है? तो मुकुल के लिए किया गया। कब किया गया है? तो 1930 में किया गया है कि नहीं? और इनकी रचनाएं हैं, मुकुल 1930 में प्रकाशित किया था। त्रिधारा, सभा का खेल, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बातचीत के जब हम पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था कि लेखक परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके उन बच्चों को जिनको लाना है 95 प्लस। अगर आपका सोच है 95 प्लस, तो आपको लेखक परिचय पूरा याद होना ही चाहिए। अब हर एक चैप्टर में तो बहुत सारे लेखक परिचय रहते हैं, तो क्या बिहार बोर्ड सर लेखक परिचय पूरा कर लेता है? नहीं, जो उसके इम्पोर्टेंट्स होते हैं लेखक परिचय में वो बिहार बोर्ड सवाल करता है। और मैं हिसाब से आपको बताऊँ, अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको जितना लेखक परिचय करवाता हूँ और जितना समझाता हूँ जिस चैप्टर में, उतना आप बढ़िया से समझ जाइए। आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपके भाई जब तक आपका साथ है आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, हम आपसे अभी नहीं बात करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम निकलेंगे, आप एग्ज़ाम देकर निकलेंगे, उस दिन आप मुझसे बात कीजिए कि हाँ भैया आपका लड़ा हुआ एक भी आया है कि नहीं। हम एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर देंगे बाबू, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, बस आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के 2-4 टीचर हैं जो करवा देते हैं MBBI 100 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं, तो हम वैसा का रिस्क नहीं ले सकते। आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, आपको नहीं सवाल बनेगा तो हमको आगे बोलिए कि हाँ भैया आप पढ़ाइए, कोई भी नहीं किया। 200 नंबर के करता है ना डबल ऑप्शन करके, 200 नंबर लड़ा देंगे, एकदम गारंटी है। हिंदी का तो खास करके हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई में आ जाइए, हर में लड़ा देंगे। बायोलॉजी के नहीं रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी हमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम फिर भी टीचर से बात किए हैं तो उन्होंने कहा है कि ना भाई हम बच्चे के लिए सर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह था पुत्र वियोग के बाबू आपका लेखक परिचय। मतलब कि जो हम जानते हैं कि पुत्र वियोग है, पुत्र वियोग की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनके बारे में डिटेल्स हम लोग ने जाना कि भाई सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, और इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 में। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन, यानी सरस्वती पूजा के दिन। नागपुर से या जबलपुर आ रहे थे, उनके बीच में कार दुर्घटना में इनका एक्सीडेंट हो गया बीच में। आपसे पूछेगा कि कार दुर्घटना में किसकी मृत्यु हुई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, है कि नहीं? इन्हें एक पुरस्कार भी मिला है, अवार्ड। किस लिए मिला है? तो मुकुल के लिए। कब बाबू? 1930 में। कौन सा पुरस्कार मिला? शेक्सपियर पुरस्कार। अब यहाँ देखिए इनके 3 और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्या कृतियां लिखी? मुकुल इन्होंने 1930 में लिखा, त्रिधारा लिखा, सभा का खेल लिखा, है कि नहीं? इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी माता जी का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह, और पति का नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान।
और लेखक परिचय क्या इनमें इम्पोर्टेंट है, इनमें और इम्पोर्टेंट मैं बताऊं तो ये थे एक, इन्होंने, हाँ आपसे एक और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई करने के बाद कौन मतलब असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने मात्र वर्ग 9 तक की पढ़ाई की और उसके बाद यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। आपसे पूछा कि कौन ऐसी कवित्री है या लेखक हैं जिन्होंने वर्ग 9 तक की पढ़ाई कर कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुभद्रा कुमारी चौहान होना चाहिए। और ये भी आपसे पूछ सकता है इनकी पहली शिक्षा क्या थी, तो देखिए इनकी पहली शिक्षा तो हुई थी कॉर्थवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पहली शिक्षा थी वह कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है कहाँ बाबू, कॉर्थवेस्ट गर्ल्स स्कूल में। और इनकी एक फ्रेंड भी थी, आपको पता है कि हर एक इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका भी होगा, हमारा भी है, और लेखिका की भी थी। इनकी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी उनका नाम था महादेवी वर्मा। आपसे पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध मित्री कौन थी, मतलब दोस्त, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बाबू, महादेवी वर्मा। बस इतना से ज़्यादा आपको लेखक परिचय नहीं करना है। इतने में आप समझ रहे हैं कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन गया। अगर मैं आपको जोड़ा दूं तो आप शॉक हो जाइएगा। देखिए मैं आपको एक बार जोड़ा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पुत्र वियोग में एंट्री करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए लेखक परिचय। आइए, पुत्र वियोग हम लोग पढ़ रहे हैं। पुत्र वियोग के राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, पुत्र वियोग आखिर में क्या है, तो सर ये एक कविता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, सर पुत्र वियोग के जो लिखे हैं कवित्री जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म कब हुआ सर, तो 16 अगस्त 1904। तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा ऑब्जेक्टिव, सर इनका मृत्यु कब हुआ, तब 15 फरवरी 1948 में। पांचवा ऑब्जेक्टिव, सर इनकी मृत्यु किस दिन हुई, तब बसंत पंचमी के दिन हुई। ठीक है। छठा ऑब्जेक्टिव, किस दुर्घटना में हुई सर, तो कार दुर्घटना में हुई। अगला सातवां ऑब्जेक्टिव, इनका जन्म स्थान सर निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आठवां ऑब्जेक्टिव, इनकी माता जी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। सर 10वां ऑब्जेक्टिव, इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। सर इनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान। सर इनकी कृतियां मुकुल जो 1930 में प्रकाशित हुई, त्रिधारा, सभा का खेल। सर इन्हें पुरस्कार मिला था किसका, मुकुल के लिए, कब, 1930 में। कौन सा पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार। हाँ, और क्या पूछेगा सर कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई छोड़कर कौन असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली शिक्षा कॉर्थवेस्ट गर्ल्स स्कूल में हुई थी, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव करेगा। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे करेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थे क्या बोलते हैं, इनकी जो रचना थी पुत्र वियोग, आखिर ये किसके लिए लिखा गया था, तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का एक जो था पुत्र था कम उम्र का, और वह अचानक मतलब कि उसकी क्या बोलते हैं मृत्यु हो गई। मतलब कि किसी का समय नहीं, अब छोटा सा बच्चा था, कोई बुजुर्ग में डेट करता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन छोटा सा बच्चा है मात्र 3 से 4 साल का है और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई भी माँ उसको भुला नहीं सकेगी, जिंदगी भर उनका दुख हमेशा बना ही रहेगा। तो उसी को याद करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग लिखा है। वियोग कहने का मतलब होता है बाबू त्याग। किसका त्याग बाबू, पुत्र का त्याग। और मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखने के लिए पर्पस क्या बनाया कि जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का एक पुत्र था, अब उनका पुत्र था तो उसका जो है अचानक निधन हो जाता है, मतलब कि टाइम से पहले उसका निधन हो गया। सिंपल सी बात है बाबू, कोई बुजुर्ग में अगर मरेगा, मतलब कि बूढ़ा होकर कोई मरेगा तो उसकी बात अलग है, हम लोग बहुत बहुत खुश हो जाते हैं कि ना भाई इनका उम्र हो गया था तो मरना भी जरूरी था। एक कि जो इंसान धरती पर आया है उसका एक ना एक दिन निधन होना तय है। तो बुजुर्ग होता तो बात अलग था, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का मात्र 3 से 4 साल का लड़का था और उसका मतलब कि बिना समय का निधन हो गया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत दिल टूटा। और सिंपल सी बात है, आप खुद भी कल्पना कीजिए, अगर सपोर्ट डेट भगवान न करे ऐसा हो, चाहे हम हो चाहे आप ही, अगर अचानक से हम लोग का ही मृत्यु अगर हो जाए, आपको पता है कि आदमी मरणशील होता है, कभी भी हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग के माँ पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आपको सब धोखा दे सकता है, आपका जिगरी दोस्त धोखा दे सकता है, आपका प्यार आपको धोखा दे सकता है, आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, भाई पिता सब कोई धोखा दे सकता है, बहन, आपकी पूरा ब्रह्मांड भगवान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन मात्र एक इंसान जो होता है वो आपको कभी नहीं धोखा दे सकता है, जिसकी नाम है माँ।
क्योंकि माँ आपको तब से जानती है, तब आप कुछ थे ही नहीं, आप इतनी से छोटा सा यूनिट थे, तब से आपको माँ जानती है। पहले इतना छोटा सा यूनिट बने, फिर धीरे धीरे बनते गए, कभी आपका नाक बना, आँख बना, मुंह बना, हाथ बना, धीरे धीरे बनने लगा 9 महीना के अंदर में। यानी कि आपको, आप धरती में नहीं आए तब से आपको जान रही है आपकी माँ। और जब आप जन्म ले लेते हैं, उतना पीड़ा सहकर आपको जन्म देती है, और उसके बाद जो आपका पालन पोषण करती है, आपको मतलब कि रोज तेल लगाना, ये करना, वगैरह वगैरह करना कोई नहीं कर सकता है बाबू। इतना ही नहीं, जब आप बड़े हो जाइएगा तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा माँ केयर करती है। आप उनसे नीमन से बात करिए या ना करिए, लेकिन उनका प्यार आपके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। और ये जब जो आप चैप्टर पढ़ेंगे पुत्र वियोग, आप मेरे ध्यान से अगर एक्सप्लेनेशन पूरा समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप रोने भी लगेंगे कि सर क्या आपने पढ़ा दिया। और ये ऐसा ही चैप्टर है ही है, आपको रोने आ ही जाएगा। शायद हम पढ़ाएंगे तो हमको भी हो सकता है, लेकिन हम तो हिम्मत बांध के पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना, अगर हम ही नर्वस हो जाएंगे तो आप सबका क्या होगा, है कि नहीं। तो लेखक परिचय इतना से आपको ज़्यादा नहीं करना है, और मुझे तो लगता है कि आपको लेखक परिचय अभी ही याद हो गया होगा। चलिए हम लोग अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर। देखिए आज हम लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। पुत्र वियोग, देखिए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए, इनका तो बेटा का निधन हो गया है, और आपको पता है कि मरा हुआ इंसान कभी वापस आता है, नहीं आता है। तो यही कह रहे हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मतलब कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है, सब कोई अपन काम में मगन है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी कि इनका बेटा मर गया है तो इनके पास कभी आएगा बाबू खिलौना। इसमें किनको कह रहे हैं, अपने बेटा को कह रहे हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी कि हमारा बेटा अभी तक घर मेरे पास नहीं आया है। कैसे आएगा बाबू, वो तो मर गया है तो आएगा। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। अगर मानिए इनका बेटा का निधन हो गया है तो कोई दुनिया वाला को फर्क पड़ेगा बाबू, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दुनिया वाला इतना मतलबी होता है कि उसको किसी दूसरे से मतलब रहबे नहीं करता है, वो अपने अपने परिवार के साथ खुश रहता है। तो ये भी यही हमारी लेखिका कह रही है कि आज पूरा ब्रह्मांड खुश है, सब अपने परिवार के साथ मगन है, लेकिन हम दुख में पीड़ित होकर अपने बेटे को याद कर रहे हैं कि मेरा बेटा काश आ जाता। लेकिन मरा हुआ इंसान कभी आएगा बाबू, नहीं आएगा। अगला स्टेंजा में देखिए क्या कहती है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय वह पुकारा। यानी कि बाबू कह रहे हैं कि शीत न लग जाए इस डर से जिसे कभी गोद से नहीं उतारा। अब बताइए, अभी ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी का मौसम है बाबू, और कह रहे हैं उनकी माँ कि जब ठंडी का मौसम आया करता था तो उसे कभी हम मतलब कि नीचे नहीं उतारते थे, ज़मीन पर नहीं रखते थे। क्यों नहीं ज़मीन पर रखते थे, ताकि हमारे बेटे को शीत ना लग जाए, इसलिए उन्होंने कभी भी उनको ज़मीन पर नहीं रखा, सब हमेशा सीना से सटा के रखा। और बताइए, छोड़ मतलब पूरा काम छोड़ देती थी जब वो माँ कहकर पुकार लेता था। जैसे कि कहूँ खेल रहा है और वो पुकार लिया कि मम्मी, और जो भी वो इम्पोर्टेंट काम कर रही हो सब काम काज छोड़कर अपने बेटे के पास आ जाती थी। ये दूसरा स्टेंजा के समझाने मैंने। अगला देखिए, अगला स्टेंजा क्या कर रहा है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। देखिए, थपकी दे दे जिसे सुला, देखिए बाबू आप छोटा बच्चा रहिएगा, चाहे आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, हर कोई माँ अपने पुत्र को, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि खाली पुत्र की, अब इसमें पुत्र का ही डिटेल्स दिया है तो मैं पुत्र की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन पुत्री के लिए भी ये चलेगा। आप माँ के लिए तो हर कोई इम्पोर्टेंस ही है। ये बात अलग है कि पहले के ज़माने में जो क्या था कि पुत्र लोग को ज़्यादा महत्व मिलता था, लेकिन पुत्री को नहीं मिलता था। लेकिन माँ के लिए ऐसा नहीं होता है, माँ के लिए चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को वो उतना ही मान करती है, एक बराबर, कोई को ना कम ना कोई को ज़्यादा। पिता में भले हो सकता है कि पुत्र को ज़्यादा मान लेगा और पुत्री को कम मान लेगा, लेकिन माँ हमेशा दोनों को बराबर मानती है। लेकिन इनका क्या था, पुत्र था, और इनका पुत्र का निधन हो गया था। देखिए क्या करें, थपकी दे दे जिसे सुलाया, बात है ये छोटा बच्चा में थपकिए दे दे के नहीं सुलाएगा, लोरिया गा के सुताया जाएगा, चाहे हम हो चाहे आपको। हम सब की माँ हमें क्या करती थी, जब छोटा बच्चा थे हम लोग तो हम लोग को क्या करती थी, लोरियाँ सुनाकर सुलाया करती थी। थपकी दे दे के ऐसे नहीं ठटावल जाता है,
वैसे करके सुताते थे। आगे क्या कर रहे हैं, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। देखिए यदि आपको टेंशन होगा ना बाबू, तो आप कैसा मतलब कि अलग थोड़ा सा व्यवहार करने लगेंगे। तो आपकी माँ आपको पकड़ लेगी, लगता है कि मेरा बेटा को कुछ ना कुछ का टेंशन है, तो पूछ लेंगे कहो चुप लो बाबू, ऐसे एकदम उदास है, तो आप कहिए कि ना मम्मी से कुछ बात नहीं है, से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी माँ आपको जान जाएगी। क्यों आपकी माँ आपकी जान जाएगी? क्योंकि आपकी माँ तब से आपको जानती है, तब आप कुछ थे ही नहीं, इतनी सा यूनिट थे आप, इतनी सा यूनिट, तब से आपकी माँ आपको जानती है। क्योंकि हम लोग इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? हम लोग की माँ। और हर कोई इंसान चाहे वो कितना भी मतलब कि खराब हो या कितना भी वो अच्छा हो, अच्छा तो मानवे करता है, लेकिन कितना भी इंसान खराब रहेगा ना, तो उसके लिए माँ उसकी जान से भी प्यारा होती है। भले वो अपने कैरेक्टर में कितना भी खराब हो, नहीं पढ़ता हो, लोफर हो, हाँ क्या कहते हैं उसे, छपरी, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब माँ पर बात आएगी ना, तो पूरा दुनिया को आग लगा सकता है, ऐसा इंसान होता है। और माँ से हम लोग इसलिए इतना प्यार करते हैं। और ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी बहुत सारा स्टैंजा बचल है, नहीं रो दीजिएगा तो हमारा नाम नहीं। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जरा मलिनता कहने का मतलब है कि टेंशन आपके, जैसे आप जैसे जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, मतलब कि आपको अगर टेंशन रहेगा तो आपसे ज़्यादा आपको मम्मी के टेंशन हो जाएगी कि हमारे बेटवा कहे लगी टेंशन है, कौची बात हो गया इसको, ये होती है माँ। और हमको साथ तो बीता, जैसे कि हम कभी कभी टेंशन में रहते हैं ना, तो हमको मम्मी हमको पकड़ लेती है कि ना भाई से करा कुछ तो टेंशन है, तो हमको मम्मी पूछ देती है कि चलो बाबू, तो हम कहते हैं कि ना हमें कुछ टेंशन है, इसी तरह सुन तबीयत खराब है। लेकिन हमको मम्मी जानती है कि नहीं भाई करा कुछ ना कुछ का टेंशन जरूर है। आप समझ सकते हैं हमारी माँ क्या होती है। अगला स्टेंजा देखिए, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नरियर दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि जिसके लिए भूल अपनापन, आप देखिएगा अगर आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, दुनिया में हर एक इंसान की माँ हो, वह अपने पुत्र के लिए सब चीज़ को भुला जाती है, अपने मायके को त्याग देती है, अपने पूरे रिश्तेदार को त्याग देती है अपने पुत्र के लिए। इसमें साफ साफ लिखा भी है कि जिसके लिए भूल अपनापन, जितना हमारा अपना आदमी रहता है सबको भूल जाती है, पत्थर को भी देव बनाया। मतलब कि जो पत्थर होती है, पत्थर हम लोग किसको पूजा करते हैं? पत्थर को ही तो पूजा करते हैं। हमें थोड़ी ये रहते हैं कि शंकर भगवान एकदम लाइव टेलीकास्ट रहते हैं, पूजा करते हैं तो हाँ बाबू खुश रहो, तो जो सोचेगा सब हो जाएगा। गणेश भगवान रहते हैं, राम भगवान रहते हैं, डॉट भगवान रहते हैं, यहाँ बाबू तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा, रहते हैं। पत्थर की ही ना हम लोग पूजा करते हैं। पत्थर को भी देव बनाया, वो वाला कहानी हो गया। मानो तो गंगा माँ हो, ना तो बहता पानी। अगर आप मानिएगा तो गंगा माँ है, नहीं मानिएगा तो फिर वह बहता हुआ पानी है। उसी प्रकार से हाल है, आप मानिएगा तो भगवान, नहीं मानिएगा तो पत्थर, है कि नहीं? पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नरियर कहीं दूध बतासे चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि कहीं नरियर चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? वो इसलिए चढ़ाती थी क्योंकि मेरे बेटे को हर परेशानी से दूर रखिएगा, उसके ऊपर जो मतलब कि खतरा आएगा, परेशानी आएगा, वो सब मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखिएगा। ये सोचकर क्या करती थी उनकी माँ? चढ़ाती थी, न कहीं नारियल चढ़ाती थी, कहीं दूध चढ़ाती थी, कहीं बतासा चढ़ाती थी। और अगला स्टेंजा देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। अब आगे देखिए, अब इनका क्या कहना था कि इन्होंने बहुत क्या किए कि इन्होंने पूरे समाज से लड़के अपने बेटे को पालन पोषण किया। एक माँ ही होती है जो आपको पूरे संसार से लड़कर रखती है कि नहीं? और इन्होंने कहा कि मैंने कहीं कहीं पत्थर को भी मैंने देव बनाया, पूरे जो मेरे अपने परिवार के लोग थे मैंने सबको भुला दिया, पत्थर को अपने आप देव मान लिया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, कहीं शीश नवाया, फिर भी लेकिन मेरा बेटा को मुझसे छीन ही लिया गया। मैंने इतना कुछ किया अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरा बेटा जीवित नहीं रहा, छीन ही गया छौना मेरा। देखिए छौना कहने का मतलब जो होता है ना, अब जो जानवर जंगलों में हिरन रहते हैं ना, हिरन के जो छोटे बच्चे होते हैं, हिरन के छोटे बच्चों को हम लोग छौना से डिनोट करते हैं, छौना कहते हैं। तो ये भी अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? छौना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। बात सही है, इन्होंने अपना परिवार भुला दिया, पत्थर को देव बना लिया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, कहीं ये चढ़ाया, कहीं शीश नवाया, लेकिन फिर भी इनको बेटा कोई बचा सका? नहीं बचा सका। इसलिए वह कह रही हैं कि फिर भी छीन ही गया छौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही,
उठ गया छौना मेरा। मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं असहाय विवश बैठी रही, कुछ भी नहीं मैं कर सकी, अपने बेटे को नहीं बचा सकी। और बात इन थोड़ी बचा सकते हैं, सब तो ऊपर वाला का दिन है। ऊपर वाले ने सब के लिए लिखा है कि जो जिस दिन को निधन होगा उसी दिन को आपका होगा। आपको इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, भगवान ही आपको बिगाड़ सकता है। अगर आपको भगवान ही बिगाड़ेगा तो भगवान ही सुधारेगा। अब आगे देखिए अगला स्टेंजा में, अगला स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन ना पा सकूंगी, इसकी कुछ भी भ्रांति नहीं है। अब बताइए, कोई भी माँ का अगर बेटा मर जाएगा कम उम्र में, जिसे उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, तो उनका मन तड़पेगा कि नहीं। वही बोल रहे हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राणी, उनका प्राण क्या हो रहा है बाबू, तड़प रहा है। मुझको पल भर शांति नहीं है, उनको एक ठोप भी शांति नहीं है। और कैसे होएगा शांति बाबू, जिस स्त्री की उसका पुत्र सबसे बड़ा जो माँ का गहना होता है, पुत्र और पुत्री होता है, और किसी का पुत्र निधन मर जाएगा तो उनको थोड़ा सा भी शांति रहेगा बाबू, नहीं रहेगा। वो खोया धन ना पा सकूंगी, उनको पता है कि जो मैंने अपना धन खो दिया है उसको मैं कभी नहीं पा सकूंगी। जो मरा हुआ इंसान कभी लौट सकता है, नहीं लौट सकता। उनको पता है कि मैं खोया हुआ धन नहीं पा सकूंगी, अपने बेटे को नहीं पा सकूंगी, इसकी कुछ भी भ्रांति नहीं है। उनको पता है कि इसकी कोई टेंशन, मतलब कि कोई शक नहीं है कि मैं अपने बेटे को नहीं पा सकूंगी, क्योंकि वह मर चुका है। आगे देखिए आगे क्या क्या करें, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सोना सोना जीवन मेरा। अब फिर भी इनका मन नहीं मान रहा है। अब कोई के भी मन नहीं मानेगा बाबू, आप जिस पर बीतता है ना उसी को पता चलता है। हम लोग के अभी नहीं बीतता है, आप अब तो नहीं बीता है तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई ये ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन जिस पर बीतता है ना बाबू उसी को समझ में आता है कि नहीं भाई ये क्या हो रहा है। फिर भी ये करें कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। इनको पता है कि इनका बेटा वापस अब नहीं आया, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, इनका मन मान ही नहीं रहा, क्योंकि बेटा था इनका। और आगे देखिए, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। पुत्र के बिना सुना सुना जीवन हो ही जाता है। आप देख रहे होंगे कि अगर कोई शादी करता है और 3-4 साल शादी करने का हो गया, और 3-4 साल के बाद भी अगर उसका पुत्र या पुत्री मतलब कि संतान नहीं है तो उसको बहुत दुख होता है, जिसके कारण वह कभी दुर्गा पूजा मनाती है, कभी छठ पूजा बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। छठ पूजा में सब यही सब मानते हैं कि मेरा पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, कोसी भरेंगे, डबल कोसी भरेंगे, है कि नहीं। छठ पूजा के लिए ज़्यादा सब कहते हैं कि नहीं भाई छठ पूजा करेंगे तो हमारा संतान हो जाएगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है, हम लोग जिस एरिया से आते हैं वहाँ का छठ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सला उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा जठीन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। इनको लग रहा है कि अब थोड़ा सा मतलब कि पल भर के लिए मेरा बेटा मेरे पास हो जाता तो मैं उसको समझाती कि बाबू से अब मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन मेरा बिल्कुल सूना सूना हो गया। लेकिन ऐसा संभव है बाबू कि मरा हुआ इंसान वापस आ जाए, नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी इनका मन कर रहा है कि काश एक बार वो मुझे मिल जाता, और मिलता तो मैं उसे प्यार से समझाती कि नहीं बाबू से अब नहीं जाओ अपनी माँ को छोड़कर, तुम्हारे बिना जीना एकदम अधूरा लगता है, सुना सुना मेरा जीवन हो जाता है। अगला स्टेंजा, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। बात सही है बाबू, आपको अगर आपका भाई भुला सकता है, आपका पिता भुला सकते हैं, आपकी बहन भुला सकती है, लेकिन रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। जैसे कि कोई लड़का है, छोटा सा बच्चा है, उसकी अगर अचानक से निधन हो जाती है तो निधन होने के बाद माँ को हमेशा याद आवेगा कि मेरा बेटा था जो मर गया है। लेकिन पिता भुला जाए कि मेरा एगो बेटा था वो मर गया, उसको भुला जाएगा, आपका भाई भी भुला जाएगा, बहन भी भुला जाएगा, लेकिन आपकी माँ को कभी नहीं भुलाएगी, क्योंकि आपकी माँ तब से आपको जानती है जब आप कुछ थे ही नहीं। लेकिन आज के ज़माना में तो सब भाई लड़की के चक्कर में बर्बाद होते जा रहा है, अपनी माँ के लिए कुछ सोचता नहीं है कि नहीं भाई जो जिसने मुझे जन्म दिया है उसको गरीबी से उठाकर एक अमीर इंसान बनाओ, उसको जो वो उसने मेरे लिए त्याग किया है उसको मैं पूरा कर सकूं, अच्छे अच्छे अपनी माँ को कपड़ा दिला सकूं, कार पे घुमाऊं, अच्छा सा घर बनाकर अपनी माँ को गिफ्ट दूं। ये सब नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा कि कैसे हूँ उससे हो जाता मेरा सेटिंग, तो बहुत कुछ अच्छा रहता। और उसके लिए वो रात 24-24 घंटा बात करेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा,
कि पढ़ लिख के तो आपके लिए ख़राब हो जाएगा ना। अभी भी आप लोग देखिए, हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि 70 से 80 मार्क्स भी हो जा रहा है। क्या रीज़न है? यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, बस अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने ना ही माता पिता से मतलब रखते हैं। जो पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी रहता है ना, वो पहले पढ़ता है कि नहीं, मुझे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता को गरीबी से उठाकर अमीरी पर लेके जाना है। वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो पढ़ाई तो करना ही नहीं चाहते हैं, बस उनको कैसों टाइम पास मिल जाए। वो सब तो इंटर और मैट्रिक को खेला समझ लेते हैं कि कैसों तो पास हो ही जाते हैं। और बिहार बोर्ड का भी गलती है कि वो इतना सारा चोरी चल जाता है और डबल ऑप्शन कर देता है। डबल ऑप्शन से क्या होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ ले है, चाहे इन्हें उन्हें देख के पूरा बना देता है। तो ये गलत है। आप एग्ज़ाम बिल्कुल टाइट लीजिए। और स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है, जिसका कारण तो ये है, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि कहीं बाहर चले जाते हैं पढ़ने का, बाहर पढ़ने से का उनका नॉलेज ज़्यादा हो जाता है, वही टीचर बाबा वो पढ़ाएगा। लेकिन स्कूल में टीचर के कमी होने के कारण बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है और 2.5 से 3 लाख रुपये बर्बाद करना पड़ता है। अगर स्कूल में पढ़ाई होता तो हर कोई बच्चा 9 बजे आराम से ड्रेस उसे पहन कर डेली स्टडी करता है, स्कूल में खेलता कूदता, उसका मन चंचल रहता। लेकिन ऐसी हमारी सरकार को सोचने की औकात ही नहीं है, इसलिए बिहार को सबसे नीचा और पिछड़ा में माना जाता है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब होते जा रहा है। इसलिए और इस सब को सुधारना किसी को है तो हम सबको ही तो सुधारना है। और हम सब ही शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे अपने बिहार को डेवलप करेंगे। हम लोग के साथ तो बीता है कि नहीं भाई, हम लोगों को तो कभी स्कूल ना ही कॉलेज में पढ़ाई हुआ, लेकिन हम लोग के जो छोटे भाई हैं उन सबको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग तो पढ़ाई करते नहीं हैं। ये तो आपका पुत्र वियोग खत्म हो गया बाबू। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से अगर मन लाकर आपने पढ़ा होगा तो आपका पुत्र वियोग पूरा माइंड में सेट कर गया होगा। और आप विश्वास में दिला सकता हूँ कि आप जाइए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हो या आपका सब्जेक्टिव पूछा हो, पूरा सवाल आपसे बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा बहुत जल्द ही, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैथ वाला की तरफ से आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आपको ये 2 महीना जो आपका गोल्डन पीरियड समय है उसको बुश लगाने के लिए, पीछे से पावर देने के लिए हमारा चैनल आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और आपका भाई जो है सिस्टम हिला के रखेगा, इसलिए आप बढ़िया से खाली पढ़ाई कीजिए बस। और जो मैं आपको बताया था कि रेगुलर आपका वीडियो आ रहा है, एक आध दिन मिस्टेक हो जाता है, नहीं वीडियो जा पाता है क्योंकि मेरा भी पढ़ाई और प्लस में टाइम नहीं मिल पाता है उतना, जिसके कारण वीडियो नहीं जाता है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपका सब्जेक्ट जो है आपका 5 से 6 सब्जेक्ट उसको मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, ताकि आप आराम से अपने एग्ज़ाम में मन लगाकर पढ़ाई कर लें और अच्छा मार्क्स लाएँ। क्योंकि आप अच्छा मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपके माता पिता के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। क्योंकि नहीं भाई, जो टीचर होते हैं वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छा से पढ़ाते हैं। अगर आप नंबर लाइए, अब मेहनत तो आप ही को करना है। मेरा क्या है कि मेहनत तो आपको, मेरा काम है कि मुझे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना कि ना भाई ऐसा समझा दूँ कि सीधे मेरे भाई को सीधे दिमाग में सेट हो जाए। लेकिन आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, आपको पूरा याद हो गया और एक सप्ताह के बाद आप इस चैप्टर को रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कैसे होगा। कुछ दिन पहले मैंने बातचीत डाला होगा, उस दिन बच्चों को बहुत समझ में आया होगा, आप फिर बातचीत वो रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। टाइम एंड टेंस का वीडियो भी डाला गया है। टाइम एंड टेंस मैंने 1 शॉट डाल दिया है 2009 से 2024 तक, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसमें भी आपका 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का टेंशन हो रहा होगा। इस चैनल तक सबको पहुंचाइए ताकि सब कोई अब टेंशन फ्री रहे और अच्छा मार्क्स ला सके। मुझे ये नहीं करना है कि सब्सक्राइब कर लूँगा तो मेरा ये हो जाएगा वो जाएगा, मुझे मतलब नहीं। बस आप पढ़िए मन लगा कर, बस आपको मुझे ये चाहिए। अगर आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा तो 2-3 भी अगर कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कर देंगे कि सर मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, लव यू एंड टेक केयर बाबू। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बाय। माना करे कहे जे हम लेबे न करे चल।